हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो स्टार्ट करते हैं बच्चा। हमने मोटरयान अधिनियम स्टार्ट कर रखा है, बड़ा एक्ट है, अच्छे से करेंगे और आपके पेपर में भी इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। चलिए, तो सबसे पहले ये 2-3 क्वेश्चन है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ये अलग अलग लॉ के एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं और लॉ आपके में भी है, तो बहुत हद तक चांस रहते हैं कि आपको एक अंदाजा हो जाए क्वेश्चन कैसे आते हैं। यहां पर क्वेश्चन अधिनियमित शब्द दिया गया है। यहां पर कौन सा शब्द दिया गया है? अधिनियमित। अधिनियमित का मतलब होता है कि जिस दिन मंजूरी प्राप्त हुई है, इसको इनेक्टेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनेक्टेड। ये वो दिन होता है जिस दिन राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है। किसकी मंजूरी मिलती है? राष्ट्रपति की मंजूरी, असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इस दिन क्या मिलती है? असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट मिलती है। तो ये मैं आपको नहीं करवाया था, ये मैं, और जो आपने दिला याद, और ये लागू होना अलग होता है, केम इनटू फोर्स लागू होना अलग होता है, इनेक्टेड अलग होता है, केम इनटू फोर्स अर्थात आप ये कह सकते हैं प्रवर्तन, ये अलग होता है। तो प्रवर्तन तो किस दिन हुआ था? 1 जुलाई 1989 को, याद है ना। लेकिन इनेक्ट कब हुआ था? 14 अक्टूबर 1988। लिख लीजिए अपनी कॉपी में, जहां भी आपने नोट्स बना रखे। इसका इनेक्टमेंट कब हुआ था? 14 अक्टूबर 1988 को। और ये लागू कब हुआ? केम इनटू फोर्स। प्रवर्तन कब हुआ इसका? जिस दिन गजट में छप जाती है, सरकार एक गजट में निकालती है सूचना, और गजट में सूचना के जरिए सरकार कहती है कि भाई इस दिन से ये कानून आपका लागू होगा। इसके अंतर्गत हमने जो भी प्रावधान दिए हैं वो सारे के सारे प्रावधान लागू होंगे। लेकिन इसको राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी? 14 अक्टूबर 1988। छोटी छोटी चीजें होती हैं, इनको लिख लिया कीजिए। अब है क्वेश्चन आपका कि यह अधिनियम प्रवृत्त कब हुआ? यह अधिनियम प्रवृत्त कब हुआ अर्थात लागू कब हुआ? केम इनटू फोर्स, इसके प्रावधान कब से लागू हुए? अब बताइए आप। तो 14 अक्टूबर तो हमने देखा अधिनियमित हुआ, कि कोई भी अधिनियमित का अर्थ है कि जब राष्ट्रपति साइन कर देते हैं, असेंट दे देते हैं। और लागू कब हुआ? तो आप सभी जानते हैं 1 जुलाई 1989 से ये अधिनियम लागू होता है। कब से? 1 जुलाई 1989 से। क्वेश्चन संख्या 3 पर आते हैं। माल के अंतर्गत आपके अनुसार क्या क्या आता है? जैसे मैंने कहा, माल की परिभाषा में 2 परिभाषा होती है। एक तो माल की जो ढुलाई होती है, और एक होता है यात्री। एक क्या होता है? यात्री, जिसे आप पैसेंजर कहते हैं। तो आपसे कहा गया कि माल, गुड्स की परिभाषा के अंतर्गत क्या क्या आएगा? केवल जीवित व्यक्ति, ओनली लिविंग ह्यूमन बींग्स। व्यक्ति का मतलब है कि इसमें जानवर नहीं बोल रखा, सिर्फ ह्यूमन बींग्स बोल रखा है। जीवित व्यक्ति के सिवाय ले जाने वाला पशुधन। माल में जो पशुधन होता है, एनिमल्स आदि जो होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। जैसे आपने देखे होंगे गाय, भैंस, बकरी, सुअरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। तो माल के अंदर वो पशुधन आता है, परंतु जीवित व्यक्ति नहीं आते। सी वाले में कहता है मोटर या यान, कोई कार हो सकती है, कोई यान हो सकता है, या संगठन ट्रेलर। संगठन ट्रेलर में वहन किए जाने वाला कोई चीज, यात्रियों के निजी सामान को छोड़कर, यात्रियों के निजी सामान को छोड़कर आप किसी कार, किसी बस, किसी ट्रक में जिन भी वस्तुओं को लेकर जा रहे हो, निजी सामान को छोड़कर, सिर्फ पर्सनल बिलोंगिंग्स को छोड़कर, वो माल की श्रेणी में आता है। बिलोंगिंग्स को छोड़कर वो माल की श्रेणी में आता है। तो बताइए कि माल, गुड्स की श्रेणी में क्या क्या आता है? तो याद रखिएगा, आप और आपके निजी सामान को छोड़कर, कि आपके एक हाथ में बैग आदि जो होता है, आप और आपके निजी सामान को छोड़कर जितना भी सामान होता है वो माल की श्रेणी में आता है। चाहे वो पशुधन हो, चाहे वो आप जब किसी गाड़ी वगैरह से जा रहे होते हो, तो आपके निजी सामान को छोड़कर, जैसे आप मान लो शिफ्ट कर रहे हो, तो शिफ्ट करते में आपके पास एक कपड़ों का बैग है
और कपड़ों के बैग के अलावा आपके पास दुनिया भर का सामान है, वो सब माल की श्रेणी में आएगा, गुड्स की कैटेगरी में आएगा। सिर्फ जीवित यात्री और उनका जो निजी सामान होता है वो माल की श्रेणी में नहीं आता, वो यात्री की श्रेणी में आता है। वो किसकी श्रेणी में आता है? यात्री की श्रेणी में आता है। किसकी श्रेणी में आता है? यात्री। कह रखा है हल्का मोटर यान, जो लाइट मोटर व्हीकल होता है। क्या होता है? लाइट मोटर व्हीकल से आपका क्या मतलब है? हल्के मोटर यान से आपका क्या मतलब है? ऐसा कोई परिवहन यान या बस जिसका लदान रहित भार 7500 किलोग्राम से ज्यादा हो। अर्थात सामान के बिना, लदान रहित का मतलब है खाली वाहन। तो खाली वाहन का वजन 7500 किलो से ज्यादा, तो क्या उसे हल्का वाहन कहते हैं? ऐसा कोई यान या बस जिसका लदान रहित भार 75 किलो से अधिक नहीं हो, अर्थात इसका 75 किलो से कम है खाली वाहन का भार। ऐसा कोई ट्रैक्टर या मोटर कार या रोड रोलर जिसमें 75 किलोग्राम से अधिक भार नहीं होता, अर्थात कि वो खाली वाहन 75 किलो से ज्यादा का नहीं है, 75 किलो से अधिक का नहीं है। तो हम सब जानते हैं कि 7500 किलो तक के वजन के जितने भी वाहन होते हैं, खाली वाहन, चाहे वो कार हो, ट्रैक्टर हो, रोड रोलर हो, कुछ हो, मगर खाली होने पर उसका वजन 7500 किलो से कम होना चाहिए। जिनका भी वजन 7500 किलो से कम होता है उन्हें हम लाइट मोटर व्हीकल कहते हैं। बी वाली पॉइंट भी वही बात कह रहा है, सी वाला पॉइंट भी वही बात कर रहा है। तो इसमें आपको डी ऑप्शन नहीं दिख रहा, बी एंड सी दोनों इसका सही उत्तर होगा। यहां भी 7500 किलो से कम की बात हो रही है, यहां भी 7500 किलो से कम की बात हो रही है, और खाली होना चाहिए, उसमें माल नहीं होना चाहिए। आगे आ जाता है ई गाड़ी और ई रिक्शा। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे लगता है कि कल मैं इसमें गड़बड़ कर गया, एक बार देख लेता हूं कल वाले पीडीएफ में। कल वाले पीडीएफ में मुझसे हो सकता है गड़बड़ हो गई हो, मैं चेक कर लेता हूं, मैं एक सही, रुकिएगा बेटी मेरी। चलिए, हाँ, एक चीज इसमें आप सभी लोग नोट कर लीजिए, मैंने गड़बड़ नहीं की थी, सही था। हमने एक धारा 2A पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? धारा 2A, धारा 2 का ए पॉइंट। उसमें हमने ई रिक्शा और ई कार्ट के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? ई रिक्शा और ई कार्ट के बारे में। तो क्वेश्चन है कि ई कार्ट और ई रिक्शा को इस मोटर यान अधिनियम में पहली बार कब जोड़ा गया? तो आप सभी को पता है कि 2015 में भी संशोधन हुआ था, चौथा संशोधन। तो 2015 में जो संशोधन हुआ, वो संशोधन 7 जनवरी 2015 को लागू हुआ। वो संशोधन कब से लागू हुआ? 7 जनवरी 2015 से लागू हुआ। तो याद रखिएगा, ई रिक्शा और ई कार्ट, ई रिक्शा और ई कार्ट को 2015 के संशोधन में 7 जनवरी 2015 को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 7 जनवरी 2015 को जोड़ा गया। आगे आ जाता है, मोटरयान अधिनियम की कौन सी धारा ई गाड़ी और ई रिक्शा से संबंधित है? मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा ई रिक्शा और ई कार्ट से संबंधित है? ई रिक्शा और ई कार्ट से संबंध रखती है। धारा 2 में तो विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं, धारा 2B तक होती है, 2C तक होती नहीं है। तो धारा 2A बोल सकते हो आप इसे, इंग्लिश में तो आप इसे सेक्शन 2A बोल सकते हो, और हिंदी में इसको धारा 2 खा बोल सकते हो। हिंदी में क्या बोलोगे इसको? धारा 2 खा, और इंग्लिश में क्या बोलोगे? धारा 2A। क्लियर है बेटी? जबकि धारा 3 क्या कहती है कि आपको वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होगी, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आप वाहन नहीं चला सकते। याद है ना ये चीज? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कौन सी धारा गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस रहने का प्रावधान करती है कि आपको गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता है? यदि आप कोई व्हीकल सार्वजनिक स्थानों पर चलाना चाहते हैं
पब्लिक प्लेसों पर चलाना चाहते हैं तो आपको डीएल की आवश्यकता होगी। ये किस धारा के अंतर्गत है? आपको डीएल की आवश्यकता होगी। तो आप सभी को पता है कि धारा 3 मोटर व्हीकल एक्ट 1988, मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 3 कहती है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर यदि आप वाहन चलाना चाहते हैं तो आपको क्या करनी पड़ेगी? आपको ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होगी। धारा 4 उम्र की बात कहती है कि किस किस उम्र के लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, कौन वाहन चला सकता है। धारा 5 में जैसे कि जैसे आपके पिताजी हैं, मान लेता हूं आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है, आप उनकी कार को लेकर चले जाते हो और कहीं पकड़ लेती है पुलिस, तो कार किसकी थी? पापा की। तो पापा की जिम्मेदारी है कि वो कार वही चलाएं या वो चलाए, वो व्यक्ति चलाए कि जिस पर लाइसेंस है। लेकिन आपकी उम्र तो 18 साल से कम थी, आप पे तो लाइसेंस था नहीं, तो जिम्मेदार कौन होंगे? माता पिताजी जिम्मेदार होंगे। कौन होंगे? माता पिताजी। कितनी आयु के व्यक्ति को लाइसेंस प्राप्त करने का अधिकार है? इनमें से किस उम्र के व्यक्ति को लाइसेंस प्राप्त करने का अधिकार है? इनमें से किस उम्र के व्यक्ति को लाइसेंस प्राप्त करने का अधिकार है? याद रखिएगा बेटी, लाइसेंस प्राप्त करने का अधिकार, हालांकि आप चला तो 16 वर्ष की उम्र से सकते हो, लेकिन 50 सीसी से अधिक की मोटरसाइकिल नहीं चला सकते। तो और अगर आप बिल्कुल परिवहन यान चलाना चाहते हो तो 20 साल। तो नॉर्मली देखोगे तो 18 वर्ष की आयु, जब आप 18 वर्ष की आयु पूरी कर लोगे तो आपको लाइसेंस प्राप्त करने का अधिकार हो जाएगा। 50 सीसी तक के इंजन वाले वाहन को कौन चला सकेगा? ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में अपना मैटर पढ़ते हैं। 50 सीसी तक के इंजन वाले वाहन को, 50 सीसी तक का कोई कार वगैरह तो हो नहीं सकती, मोटरसाइकिल ही होते हैं। 50 सीसी तक की क्या होती है? मोटरसाइकिल। तो 16 वर्ष की आयु का व्यक्ति, ना कम ना 12 वर्ष, तो 16 वर्ष की आयु का जो व्यक्ति होता है वो 50 सीसी तक के वाहन को चला सकेगा। 50 सीसी तक के वाहन को चला सकेगा। क्लियर है बेटी? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अपनी अगली धाराओं को करते हैं बहुत महत्वपूर्ण। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। शॉर्ट में आ जाते हैं धारा 5 और धारा 6, तो उन्हें हम लोग नहीं कर रहे, मैं ऐसे ही बता देता हूं। धारा 5 जो अभिभावक होते हैं उनकी जिम्मेदारी तय करती है कि जिन लोगों की उम्र वाहन चलाने की नहीं है, यदि वो लोग आपके जैसे हमारे घर वालों पर गाड़ी होती है, मोटरसाइकिल होती है, उस मोटरसाइकिल गाड़ी को चलाते हैं बिना लाइसेंस के, तो कौन जिम्मेदार माना जाएगा? किसके ऊपर मुकदमा वगैरह चलेगा? माता पिता या अभिभावकों के ऊपर। अब आ जाता है सेक्शन 7 या धारा 7। धारा 7 क्या कहती है कि ध्यान दीजिएगा, धारा 7 कि अगर जब जो कोई ड्राइविंग लाइसेंस के लिए योग्यताएं बताती हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कौन कौन व्यक्ति योग्य है, याद रखिएगा धारा 7 से ड्राइविंग लाइसेंस दिया नहीं जाता। सुन लो पहली बात। धारा 3 कहती है बिना लाइसेंस के आप नहीं चला सकते, डीएल की जरूरत है। धारा 3 कहती है, सॉरी, धारा 7 कहती है कि कौन कौन व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस के योग्य होंगे, और धारा 8 में ड्राइविंग लाइसेंस आदि दिया जाता है। और ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं, लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस धारा 8 के अंतर्गत। धारा 3 में अनिवार्यता, धारा 7 में योग्यता, और धारा 8 में जो लर्निंग लाइसेंस है वो दिया जाता है। जैसे धारा 7 की बात करेंगे तो अगर आपको कोई परिवहन वाहन चलाना है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ट्रांसपोर्ट मतलब चाहे माल ढुलाई करने के लिए चाहे यात्रियों की ढुलाई करने के लिए, यदि आपको कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाना है, परिवहन वाहन चलाना है, तो नॉर्मल आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए, याद है ना? और कम से कम लाइट मोटर व्हीकल, हल्के वाहन चलाने का आपको शिक्षार्थी लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, अर्थात जो लर्निंग लाइसेंस कहते हैं हम लोग। आपने ये शब्द सबने सुना होगा क्योंकि सबकी उम्र हो गई है,
डीएल बनाने की, बहुत सारों का बन भी गया होगा। तो यदि कोई व्यक्ति परिवहन, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ट्रक, बस जो माल या यात्रियों की ढुलाई करते हैं, जो माल या यात्रियों की ढुलाई करते हैं, यदि आप ऐसा यान चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहते हैं तो याद रखिएगा, और वो भी कौन सा, कोई अगर आप लाइसेंस चाहते हैं तो याद चलिए, और कौन सा लाइसेंस चाहते हैं, वो भी लर्नर लाइसेंस। डायरेक्ट नहीं मिलेगा, पहले लर्निंग लाइसेंस मिलेगा मोटर वाहन चलाने के लिए। तो याद रखिएगा, आपके पास एक साल तक एलएमवी चलाने हेतु डीएल होना चाहिए। आपके पास एक साल तक लाइट मोटर व्हीकल का डीएल होना चाहिए, अर्थात जो हल्के वाहन चलाने वाला आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो एक साल पुराना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक साल तक आपके पास ये रहा हो, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, मान लेता हूं सबसे पहले मैं सीखूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे शिक्षार्थी लाइसेंस, क्या लेना पड़ेगा? लर्निंग लाइसेंस लेना पड़ेगा। लर्निंग लाइसेंस के बाद में मुझे क्या मिलेगा? हल्के वाहन का लाइसेंस मिलेगा। क्या मिलेगा? हल्के वाहन का। और यदि हल्के वाहन को मिले हुए, इसके डीएल को मिले हुए मुझे एक साल हो गई है, कम से कम एक साल हो गई है, तब मैं किसके लिए अप्लाई करूंगा? परिवहन वाहन के लिए। परिवहन वाहन के लिए मैं अप्लाई करूंगा। और परिवहन वाहन के लिए मेरी उम्र कितनी होनी चाहिए? 20 वर्ष, और एक साल तक मेरे पास हल्के वाहन का लाइसेंस था, तब मैं परिवहन वाहन के डीएल के योग्य, तब भी डीएल के योग्य नहीं हूंगा, मैं लर्निंग लाइसेंस के योग्य हूंगा परिवहन वाहन के लिए। चलिए बच्चा, इसमें एक चीज याद रखिएगा, ई रिक्शा और ई गाड़ी जो होते हैं ये भी परिवहन वाहन होते हैं, ये भी चीजों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, परंतु इस पर ये प्रावधान लागू नहीं होते। इनको चलाने के लिए आपको ये वाली रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आप ई रिक्शा और ई गाड़ी को चलाने के लिए लाइसेंस चाहते हैं तो ये परिवहन वाहन है। अगर ये आपके पास है, इनको चलाने के लिए आप लाइसेंस चाहते हैं तो फिर आपको ये एक साल वाली रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लर्निंग लाइसेंस आपको तुरंत मिल जाएगा, बेशक आपका एक साल पुराना ना भी हो। समझ रहे हैं मेरी बात? ये ई रिक्शा और ई गाड़ी को छोड़कर जितने भी परिवहन वाहन होते हैं उन सब का अगर आपको लर्निंग डीएल चाहिए तो कम से कम एक साल का हल्के वाहन चलाने का आपके पास अनुभव डीएल के रूप में होना चाहिए। यह धारा 7 कहती है। तो धारा 7 असल में आपसे योग्यता मांगती है कि कौन कौन डीएल के योग्य हो सकते हैं। अब आ जाता है धारा 8। धारा 8 में लर्निंग लाइसेंस दिया जाता है। क्या दिया जाता है? लर्निंग लाइसेंस। जो आप लर्निंग लाइसेंस बनवाने जाते हो तो जो अधिकारी होता है वो कौन सी धारा के अंतर्गत अपनी पावर का इस्तेमाल करता है? धारा 8 के अंतर्गत। शिक्षार्थी का मतलब होता है जो सीख रहा होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट 3-4 पॉइंट इसमें लिखिएगा कि जो लर्निंग लाइसेंस आदि होते हैं या डीएल बनाने वाली जो अथॉरिटी होती है वो किसकी होती है? केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की? तो लिख लीजिए राज्य सरकार की। जो अथॉरिटी डीएल बनाती है वो राज्य सरकार की अथॉरिटी बनाती है। ये राज्य सरकार की शक्तियों के अंतर्गत आता है, पहली बात। दूसरी बात, आप किस राज्य में डीएल बनवा सकते हैं लर्निंग या मेन? तो जिस राज्य में आप सामान्य रूप से निवास कर रहे हो या आप अपना कारोबार कर रहे हो। मूल निवास की बात नहीं हो रही, सामान्य रूप से निवासी, अर्थात जहां व्यक्ति सामान्य रूप से अधिक दिन तक रह रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा मूल निवास उत्तर प्रदेश का है, मेरा मूल निवास क्या है? उत्तर प्रदेश का, लेकिन मेरा काम कहां करता हूं? मैं काम दिल्ली में करता हूं। मेरा ज्यादातर रहना सहना कहां पे होता है? दिल्ली में, क्योंकि मैं यहां का मामूली तौर पर निवासी हूं। मामूली मतलब सामान्य तौर पर निवासी, मूल निवासी बेशक ना हूं। व्यक्ति उसी राज्य का मूल निवासी होता है, उसी राज्य का सामान्य निवासी। तो सामान्य निवासी से मेरा तात्पर्य है कि जहां उस व्यक्ति का अधिक समय गुजरता है
अपने काम आदि के चक्कर में, तो चाहे तो वो उस राज्य में अपने मूल निवास में भी बना सकते हैं कि जहां आपने ऐसे मोटर यान विद्यालय से गाड़ी चलाना सीखा है। जैसे आप जानते हैं ड्राइविंग स्कूल होते हैं, आपने मारुति 800 आदि देखी होगी, उसके ऊपर लिखा रहता है अग्रवाल ड्राइविंग स्कूल लिखा रहता है ना। तो जो ड्राइवर स्कूल होते हैं वो गाड़ी चलाना सिखाते हैं। तो मान लेता हूं कोई, याद रखिएगा यदि आप परिवहन वाहन के लिए डीएल लेना चाहते हैं, परिवहन वाहन कौन सा, लर्निंग डीएल की प्राप्ति कर सकते हो। अब आ जाता है धारा 9, ये लर्निंग से जो अगला होता है मुख्य ड्राइविंग लाइसेंस सीखना चाहते हो, तो याद रखिएगा वहां उस राज्य की जगह से बने नहीं। मान लेता हूं पहले में जब मेरा लर्निंग, ऐसा नहीं है कि एक बार बन गया तो आधार कार्ड की तरह पूरी जिंदगी, नहीं, लाइसेंस को बार बार रिन्यू कराना पड़ता है। तो धारा 9 के पॉइंट 3 के तहत ड्राइविंग लाइसेंस मुख्य ड्राइविंग देते वक्त अधिकारी आपसे परीक्षण की मांग भी कर सकते हैं, वो चाहे तो परीक्षण भी ले सकता है। और अगर उसे लगता है कि आप परीक्षण में पास हो गए तब वो आपको ड्राइविंग लाइसेंस देगा। तो धारा 7 में योग्यता की बात हो रही है कि किन किन व्यक्तियों को ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। धारा 8 में शिक्षार्थी लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की बात हो रही है। परिवहन यान चलाने के लिए 20 वर्ष की उम्र, 1 साल तक का हल्के मोटर यान का लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस। और तीसरी बात क्या है, बिल्कुल सही, चिकित्सा, अगर परिवहन वाहन आप चलाना चाहते हैं तो चिकित्सा प्रमाण पत्र, परिवहन वाहन आप चलाना चाहते हैं तो चिकित्सा प्रमाण पत्र। दूसरी बात, 9वीं की बात करें तो लर्निंग के बाद में जो मुख्य ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है उसकी बात आती है, ठीक है, मुख्य ड्राइविंग लाइसेंस। चलिए आगे आ जाते हैं। धारा 10, 11 आपके लिए उतनी मुख्य नहीं है। धारा 12 में आ जाते हैं। ये जो आपने मोटर ड्राइविंग स्कूल देखे होंगे कि जैसे अग्रवाल ट्रेनिंग स्कूल, राम ट्रेनिंग स्कूल, जो ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल होते हैं, जो जिनके पास आपने एक मारुति 800 देखी होगी या पुरानी जमाने की, और वो प्रति घंटा के वाइज, घंटा के हिसाब से आपसे पैसे लेते हैं कि इतने घंटे के हम लोग इतने रुपए लेंगे और आपको ड्राइविंग सिखा देंगे। तो याद रखिएगा धारा 12 के अंतर्गत मोटर यान चलाने की शिक्षा देने वाले विद्यालय और उनके जितने भी नियम होते हैं कि मोटर यान कैसे, इनके विद्यालय कैसे खोले जाएंगे, कितनी उनके पास जगह होनी चाहिए, गाड़ी में क्या क्या होनी चाहिए, जो मोटर यान का डायरेक्टर होगा विद्यालय का, जो मालिक होगा उस व्यक्ति की क्या क्या क्वालिफिकेशन होंगी, तो वो सारी की सारी जो चीजें नियम कानून है वो सब धारा 12 के अंतर्गत आते हैं। अब आ जाता है धारा 14, 13 इंपॉर्टेंट नहीं है उतनी। धारा 14 में आ जाती है लाइसेंस की मियाद। मियाद का मतलब समझते हो, जैसे गोली होती है जो दवा खाते हैं तो दवा की एक एक्सपायरी डेट होती है, इसी तरह आपके लाइसेंस की भी एक एक्सपायरी डेट होती है, मियाद होती है। सुन लीजिए, मियाद के बारे में बहुत अच्छे से सुन लीजिए आप। जो लर्निंग लाइसेंस होता है, लर्नर, शिक्षार्थी, जो लर्निंग लाइसेंस होता है, कौन सा लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस, उसकी मियाद 6 महीने की होती है। लिख लीजिए अपनी कॉपी में, जो लर्निंग लाइसेंस होता है उसकी मियाद 6 महीने की होती है। यदि आपने परिवहन लाइसेंस बनवाया है, कौन सा लाइसेंस, परिवहन, आप किसी भी उम्र के हो, यदि आप माल ढुलाई या अपने वाहन के द्वारा यात्री ढुलाई करते हो, तो अगर आप माल ढुलाई करते हो और यात्री ढुलाई करते हो तो उस वाहन को ट्रांसपोर्ट व्हीकल कहा जाएगा। उसके लिए एक विशेष ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है। तो यदि आपने परिवहन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है तो प्रत्येक 5 वर्ष में उसको रिन्यू कराना होगा। आपकी एक्सपायरी डेट, आपके डीएल की, परिवहन डीएल की, टीडीएल बोल सकते हो, ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, इसकी मियाद 5 वर्ष होती है। लर्निंग की कितनी होती है, 6 महीने, और इसकी कितनी होती है, 5 साल। याद कर लीजिएगा। तीसरे पर आ जाता है, पहले क्या था, 2019 में ही इसको 5 साल बढ़ाया गया है। 2019 से पहले ये जो म्याद थी ये 3 साल के लिए होती थी, लेकिन फिर बार बार जो ड्राइवर थे उनको परेशानी होती थी तो इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 5 साल। अब अच्छे से याद कर लीजिए, एक और डीएल होता है, आपने देखे होंगे
जो लोग एलपीजी ट्रक, एलपीजी के ट्रक नहीं होते जो एलपीजी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, सीएनजी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, पेट्रोल डीजल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, इसी तरह ऐसे बहुत से रसायन, ऐसी बहुत सी गैस वगैरह होती हैं जो खतरनाक माल की श्रेणी में आती हैं। किसकी श्रेणी में? खतरनाक माल की श्रेणी में, कि यदि उसका एक्सीडेंट आदि हो गया तो लोगों को, संपत्ति को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा माल ढोता है तो उसके लिए एक विशेष डीएल बनता है। याद रखिएगा, यदि, हालांकि बेशक इनको आप नियमों को मानो ना वो अलग बात है, मैं नियम बता रहा हूं क्या क्या होते हैं। तो जो लोग खतरनाक माल ढुलाई करते हैं, जैसे एलपीजी, जैसे सीएनजी, जैसे पेट्रोल, जैसे डीजल, उनके लिए जो लाइसेंस की मियाद होती है वो 3 साल होती है। 2019 से पहले, 1 सितंबर 2019 से पहले ये 1 साल हुआ करती थी, 1 साल के लिए मिलता था, परंतु अब बढ़ा के कितनी कर दी गई? 3 साल कर दी गई। तो जो खतरनाक वाहन, खतरनाक सामान की ढुलाई करते हैं, ऐसे वाहन के जो ड्राइवर होते हैं, उनके लिए एक स्पेशल लाइसेंस होता है जिसकी अवधि 3 साल की होती है। अगर वो 3 साल बाद उसी सामान की ढुलाई करना चाहें तो उनको अपना लाइसेंस रिन्यू करवाना पड़ता है। वो नहीं करवाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो उनका चालान काट दिया जाएगा। और अगर इसके खतरनाक माल के अलावा आप कोई अन्य परिवहन, माल या यात्री ढुलाई से संबंधित हैं तो आपकी अवधि कितनी होगी? 5 साल की। और यदि आप उससे संबंधित हैं, क्या बोलते हैं, यदि आप लर्निंग लाइसेंस से आपके पास, तो आपकी मियाद कितनी है? लर्निंग लाइसेंस की मियाद 6 महीने होती है। यहां तक कोई दिक्कत? इसके अलावा ना तो आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल कर रहे, ना तो आप यात्री की ढुलाई कर रहे, ना ही आप माल की ढुलाई कर रहे, और ना ही आपका लर्निंग लाइसेंस है, ना ही आप खतरनाक सामान की। जैसे आप अपने पर्सनल यूज के लिए कार चला रहे हो, ज्यादातर लोग अपने पर्सनल यूज के लिए कार आदि चलाते हैं, उसके लिए डीएल बनवाते हैं, तो वो सब अन्य प्रकार के डीएल की कैटेगरी में आते हैं। ज्यादातर लोग अपने स्वयं के यूज के लिए, अपने स्वयं के यूज के लिए क्या बनवाते हैं? डीएल बनवाते हैं, तो वो किस श्रेणी में आते हैं? अन्य प्रकार की श्रेणी में। इनके लिए समझ लीजिए 3-4 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी करते हैं कि यदि आपकी उम्र 30 वर्ष से कम है, यदि आपकी उम्र 30 वर्ष से कम है, आप बिलो 30 ईयर्स एज के हो, 30 ईयर्स एज के हुए नहीं हो, 30 वर्ष से कम आयु है, 30 वर्ष से कम आयु, तो याद रखिएगा आपका जो डीएल है वो 40 वर्ष तक मियाद होती है उसकी, जब तक कि आपकी उम्र 40 वर्ष ना हो जाए। जिस दिन आपका डीएल इश्यू हुआ, जिस दिन आपका डीएल इश्यू हुआ, उस दिन मान लेता हूं आपकी उम्र 29 साल थी पहली बार जब इश्यू हुआ, तो वो 40 साल की उम्र जब तक आप नहीं पूरी कर लेते तब तक वो वैध रहेगा। क्या रहेगा? वैध रहेगा, लीगल रहेगा। मान लेता हूं कोई व्यक्ति है वो 18 साल 1 महीने में ही, 18 साल उम्र होते ही वो अपना लाइसेंस बनवा लेता है, या मान लेता हूं 19 साल, क्योंकि पहले तो लर्निंग बनेगा, 19 साल उम्र हो गई, वो व्यक्ति अपना अदर डीएल बनवा लेता है पर्सनल यूज के लिए, कार चलाने वाला डीएल। तो जब तक उसकी उम्र 40 साल नहीं हो जाती तब तक उसका लाइसेंस वैध माना जाएगा। तो फिर से सुन लीजिए, यदि कोई 30 वर्ष से कम आयु में अपना डीएल बनवाए तो उसका डीएल 40 वर्ष तक की आयु तक मियाद होती है। क्या होती है? उस डीएल की मियाद 40 वर्ष तक की आयु तक होती है। चलिए, सेकंड कैटेगरी क्या कहती है? मान लेता हूं कोई व्यक्ति की उम्र 30 साल हो गई, 30 वर्ष उम्र हो गई, किसी व्यक्ति की उम्र क्या हो गई? 30 वर्ष। तो 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु में आप जब भी डीएल बनवाओगे, 30 साल से लेकर 50 वर्ष तक की आयु में आप जब भी डीएल बनवाओगे, आपकी डीएल की जो अवधि होगी वो 10 वर्ष होगी। कितनी होगी? 10 वर्ष। आपके डीएल तक की जो अवधि होगी, जो एक्सपायरी डेट होगी, वो 10 साल होगी। मतलब 10 साल तक आपकी
जो डीएल है उसकी मियाद होगी। फिर से सुन लो, अगर आप 30 वर्ष से कम है तो 40 वर्ष जब तक आपकी उम्र होगी कोई फर्क नहीं है, खूब गाड़ी चलाओ, कोई दोबारा आपको डीएल बनवाने की जरूरत नहीं है। यदि आप अपने पर्सनल व्यक्तिगत प्रयोग के लिए वाहन चलाते हो, अगर आप यात्री ढुलाई करते हो तो परिवहन, माल की ढुलाई करते हो तो परिवहन, खतरनाक सामान ले जाते हो तो फिर वही जो ऊपर की लिमिट है। और यदि आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा है लेकिन 50 साल से कम है, 30 साल से ज्यादा है लेकिन 50 साल से क्या है कम, तब आपको सिर्फ जो ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा वो 10 साल तक की अवधि के लिए मिलेगा। कितने साल के लिए? 10 साल। जैसे मान लेता हूं आप 31 साल के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हो, जब आपने डीएल इश्यू हुआ आपकी उम्र 31 साल थी तो आपको 10 साल के लिए मिलेगा। जब आप 41 साल के होंगे आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। चलिए, समझ रहे हैं मेरी बात? तीसरी जो कैटेगरी है ये उन लोगों की कैटेगरी है जिनकी उम्र 50 से 65, 50 से 65 नहीं था ये, 55 वर्ष तक की होती है। जिनकी उम्र 50 से 55 वर्ष तक की होती है, जिनकी उम्र 50, आपकी उम्र 50 साल हो गई और 55 तक है, मतलब 55 नहीं हुई है, उनके लिए 60 वर्ष तक की उम्र तक मियाद होती है, मतलब वही 5 साल के करीब। यदि कोई व्यक्ति 50 साल की उम्र हो चुकी है वो अपना डीएल बनवाए और 55 साल की उम्र होने से पहले कोई डीएल बनवाए तो वो 60 साल तक की उम्र तक अपने डीएल की मियाद हो सकती है, 60 साल की उम्र तक। और यदि कोई व्यक्ति 55 वर्ष या उससे ऊपर की आयु में डीएल बनवाता है तो 5 वर्ष तक उसके डीएल की मियाद होती है, उसको प्रत्येक 5 वर्ष बाद अपने डीएल का रिन्यू कराना पड़ता है। अब कहोगे सर ऐसा क्यों है? तो आप देखते जा रहे हो कि जैसे 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 उम्र बढ़ती जा रही है व्यक्ति बीमारियां होने लगती हैं। हो सकता है व्यक्ति की आंखों की रोशनी कम हो गई हो सकता है उसको कोई और डिसेबिलिटी हो गई हो। तो जैसे जैसे आप उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे समय सीमा भी घटती जा रही है, मतलब जो मियाद है वो घटती जा रही है। इसका कारण क्या है कि जब आप रिन्यू कराने आओगे तो जो अधिकारी हैं जिन्होंने आपने डीएल साइन करके देना है वो अधिकारी आपके बारे में जान पाएंगे, आपके मेडिकल हिस्ट्री, आपके स्वास्थ्य के बारे में जान पाएंगे। क्योंकि देखिए, जो आप गाड़ी चलाते हो उससे सिर्फ आपका स्वास्थ्य, आपकी जिंदगी दांव पर नहीं होती, आपके साथ साथ आज जो आस पड़ोस के लोग होते हैं या जिस रोड पर आप चल रहे होते हैं उस रोड पर और जो वाहन या पैदल यात्री हैं या संपत्ति है उसकी जिंदगी भी दांव पर है। मान लो कोई 55 वर्ष का व्यक्ति है और उसकी आंखों की रोशनी बहुत कम है, उसको हल्का फुल्का दिखाई देता है और वो बस हल्के फुल्के देख के गाड़ी चला रहा है तो उससे एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं, लोगों की मृत्यु होने के चांस होते हैं। अगर वो व्यक्ति डीएल बनवाने आया तो उससे चिकित्सा प्रमाण पत्र की मांग कर सकते हैं। जो वहां पर ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी में जो चित्र आदि होते हैं उनको देखकर पता लग सकता है कि व्यक्ति को कलर विजन आदि तो नहीं है। तो इस प्रकार जो एक्सीडेंट और दुर्घटना होती हैं उनमें कमी की जा सकती है। तो कितनी कैटेगरी हो गई? 4 कैटेगरी हो गई। कितनी कैटेगरी होगी? 4 कैटेगरी। अगर हम इसको समराइज करें तो एक कैटेगरी है 30 वर्ष तक के लिए, है कि नहीं? बताइए कितनी मियाद होगी? एक कैटेगरी है 30 वर्ष तो आयु हो गई, 30 वर्ष से 40 वर्ष तक का मतलब है कि उससे पहले 40 वर्ष तक की आयु, 40 वर्ष तक की आयु की कैटेगरी, इस वर्ग के लिए मियाद बताइए। 30 से 50, 30 से 50। एक हो जाती है 50 वर्ष से 55 वर्ष तक की आयु की कैटेगरी, 50 से 55 वर्ष तक की आयु तक। और चौथी जो कैटेगरी होती है ये हो जाती है 55 वर्ष से ऊपर वालों के लिए, 55 वर्ष से ऊपर वालों के लिए। 1 2 3 करके आप इसका बताइए, 1 2 3 करके आप बताइए, 1 2 3 करके आप बताइए, इसमें 1 2 3 करके आप इसका आंसर दीजिए कि पहले की मियाद क्या होगी। यदि आप 30 वर्ष से पहले उम्र में डीएल बनाते हैं
अर्थात जिस दिन आपका डीएल इश्यू होता है, इश्यू मतलब जिस दिन उस पर दिनांक कि ये डीएल आपको इस दिन जारी किया गया है, तो जारी करने की तिथि से 40 वर्ष तक की आयु, 40 वर्ष तक की आयु तक, 40 वर्ष तक नहीं, व्यक्ति की आयु तक, जिस व्यक्ति के नाम डीएल जारी हुआ है उसकी आयु, उसकी उम्र यदि 30 वर्ष से कम है तो वो व्यक्ति अपने 40 वर्ष तक की उम्र तक वो डीएल उसका मान्य रहेगा, उससे रिन्यू कराने की आवश्यकता नहीं है। और ये 40 वर्ष तक की आयु तक वो डीएल क्या रहेगा, उसका मान्य रहेगा। सेकंड कैटेगरी आ जाती है 30 से 50 वर्ष वालों की। आपकी आयु 30 वर्ष हो चुकी है और आपकी आयु 50 वर्ष से कम है, तो जो भी व्यक्ति डीएल बनवाने गया है यदि वो इस आयु वर्ग का है, 8 दोबारा समझा दूंगा, परेशान मत होइए। मैंने क्या कहा अभी तो मैं रिवीजन कराऊंगा कि 30 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु का यदि कोई व्यक्ति डीएल बनवाने जाता है तो उसके लिए मियाद कितनी है, 10 साल। उसके ड्राइविंग लाइसेंस की मियाद कितनी रहेगी, 10 वर्ष। यदि व्यक्ति की उम्र 50 वर्ष हो चुकी है और वो 55 वर्ष तक की आयु तक डीएल बनवाना चाहता है, 50 से 55 वर्ष तक की आयु का कोई व्यक्ति डीएल बनवाना चाहता है तो उसकी मियाद 60 वर्ष तक की आयु तक होगी। कितने वर्ष तक, 60 वर्ष तक की आयु तक। और यदि कोई व्यक्ति 55 वर्ष से अधिक उम्र का है, वो डीएल बनवाना चाहता है तो उसके लिए उम्र, उसके लिए जो डीएल की अवधि है वो 5 वर्ष। जहां भी मैं आयु की बात कर रहा हूं वहां पे आयु लिख रहा हूं, और जहां पर मैं समय की बात कर रहा हूं तो वहां पे मैं समय लिख दे रहा हूं। इसके लिए 10 वर्ष तक के समय तक, 5 वर्ष तक का समय, 60 वर्ष तक की आयु, 40 वर्ष तक की आयु, ये 4 कैटेगरी होती है डीएल की। कितनी कैटेगरी होती है, 4 कैटेगरी होती है डीएल की, जिनमें डीएल की एक्सपायरी डेट की बात कही गई है, एक्सपायरी डेट की बात कही गई है। और ये कौन सी धारा में है, ये धारा 14 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, धारा 14 के अंतर्गत आता है। चलिए अब आ जाता है आपका धारा 20, ध्यान दीजिएगा, सॉरी धारा 19। अनुज्ञापन प्राधिकारी या लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा, अनुज्ञापन प्राधिकारी के द्वारा लाइसेंस के लिए व्यक्तियों को अयोग्य घोषित करना, लाइसेंस के लिए व्यक्तियों को अयोग्य घोषित करना, व्यक्तियों को अयोग्य घोषित करना, अयोग्य घोषित करना, अयोग्य घोषित करना। इस बारे में अच्छे से समझिएगा। 2 चीजें होती हैं, एक वर्ड का मतलब होता है डिस्क्वालीफाई। डिस्क्वालीफाई मतलब आपने किन्हीं नियमों का उल्लंघन किया, सरकार आपको अयोग्य घोषित कर देती है। जैसे खिलाड़ी होते हैं, ड्रग्स का सेवन करते हैं, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। एक होता है रिवोकेशन। क्या होता है, रिवोकेशन। रिवोकेशन का अर्थ होता है निरसन। क्या हो जाता है, निरसन। अर्थात कि आपको कोई आदेश दिया गया था, आपको कोई परमिशन दी गई थी, आपको कोई आज्ञा दी गई थी, आपको कोई पासपोर्ट, कोई डॉक्यूमेंट दिया गया था कुछ काम करने के लिए, अब उस डॉक्यूमेंट को निरस्त कर दिया गया। डिस्क्वालीफाई में अयोग्य, निरस्त नहीं हुए हो, अयोग्य हो उस चीज को करने से, योग्य नहीं हो अभी, लेकिन यहां पर आप योग्य हो बेशक, लेकिन उसको निरसित कर दिया गया, वो चीज वापस ले ली गई। तो ध्यान दीजिएगा, जो अनुज्ञापन प्राधिकारी होते हैं वो डीएल धारण करने से या तो अयोग्य घोषित कर देते हैं, या जो डीएल परमिशन आपको दी गई थी, लाइसेंस आपको दिया गया था ड्राइव करने का, गाड़ी चलाने का, उस लाइसेंस को वापस ले लेते हैं। कौन, अथॉरिटी। यहां पर न्यायालय की बात नहीं कर रहा। 2 लोग आपको अयोग्य घोषित कर सकते हैं या आपके लाइसेंस को निरसित कर सकते हैं, एक न्यायालय, कोर्ट, और एक अथॉरिटी। पहले हम अथॉरिटी की बात कर रहे हैं। अथॉरिटी आपको उचित सुनवाई का अवसर देती है।
क्या देती है? उचित सुनवाई का अवसर। और अथॉरिटी के निर्णय के खिलाफ आप 30 दिन में अपील भी कर सकते हो। अथॉरिटी के निर्णय के खिलाफ आप 30 दिन के अंदर अपील भी कर सकते हो। जैसे मान लेता हूं कि कोई अथॉरिटी है, अब इसके लिए कौन कौन व्यक्तियों को अयोग्य घोषित किया जाता है पहले आप सुन लीजिए। ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं जो आभ्यासिक शराबी या अपराधी होते हैं, हैबिचुअल ड्रंकार्ड या क्रिमिनल। जैसे कोई एरिया है, उसमें कोई शराबी है, ड्रंकार्ड है, हैबिचुअल ऑफेंडर है, हैबिचुअल क्रिमिनल है, क्राइम करना उसका शौक है, उसकी आदत है, और उस व्यक्ति को अभी डीएल नहीं मिला, वो डीएल लेने आया है और किसी और मुकदमे आदि के चक्कर में लाइसेंसिंग अथॉरिटी को यह पता है कि व्यक्ति आभ्यासिक शराबी या अपराधी है, तो वो उसको अयोग्य घोषित कर सकते हैं, उसको डीएल बनाने से मना कर सकते हैं। दूसरी चीज, मान लेता हूं किसी व्यक्ति को डीएल मिल चुका है, उसके बारे में बार बार सूचनाएं आती हैं कि यह व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है, तो उसके डीएल को निरसित किया जा सकता है, लेकिन पहले उसे उचित सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। उसकी बात सुनी जाएगी, कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा कि क्यों ना आपका डीएल रद्द कर दिया जाए, क्यों ना आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ड्रग एडिक्ट होते हैं। ड्रग एडिक्ट मतलब नशे के आदी होते हैं। 1985 में एक नशा विरोधी एक्ट आया था, उसके अंतर्गत नशों के नाम दे रखे, तो उस प्रकार के नशों के आदी होते हैं ऐसे व्यक्ति कि जिन्होंने कोई संज्ञेय अपराध किया है। जैसे संज्ञेय अपराध मतलब किसी का मर्डर, ऐसे अपराध कि जिनमें बिना वारंट के गिरफ्तारी हो सकती है, उसमें आपने किसी गाड़ी का इस्तेमाल किया, तो ऐसे लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस उन्हें अयोग्य घोषित कर सकती है या उनके ड्राइविंग लाइसेंस को निरसित कर सकती है। जिन लोगों ने अपनी वाहन का किसमें इस्तेमाल किया, किसी संज्ञेय अपराध में। कुछ ऐसे व्यक्ति जो खतरनाक ड्राइविंग करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो क्या करते हैं, खतरनाक ड्राइविंग करते हैं। खतरनाक ड्राइविंग के अंतर्गत आ जाता है जैसे लाल बत्ती तोड़ देना, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ देना, बहुत इस तरह से घुमा घुमा के गाड़ियां चलाना, तेज रफ्तार में दौड़ आदि करना। तो ये बहुत सी चीजें जो हैं किसके अंतर्गत आती हैं, डेंजरस ड्राइविंग के अंतर्गत आती है। तो ऐसे व्यक्तियों से भी लाइसेंस लिया जा सकता है। या ऐसे कोई व्यक्ति जिन्होंने कपट पूर्वक डीएल हासिल किया हो। क्या किया हो? कपट पूर्वक मतलब झूठ बोल के या झूठी अपनी आयु प्रमाण पत्र आदि देकर या झूठे चिकित्सा प्रमाण पत्र देकर। और यदि आप पहली बार आपने अपराध किया, तो जो अथॉरिटी है वो आपको 3 महीने तक अयोग्य घोषित कर सकती है, निर्हरित घोषित कर सकती है। निर्हरित का मतलब भी क्या होता है कि आपको अयोग्य घोषित कर देगी कि 3 महीने तक आपके पास लाइसेंस नहीं होगा, या तो वो उसे जमा कर लेगी, उसके पास होगा, और अगर उसके पास नहीं है तो वो आपसे जमा करने के लिए कहेगी, और ऐसे व्यक्ति का जो नाम है वो उस लिस्ट में डाल दिया जाएगा कि जो लोग अयोग्य हैं। हर एक राज्य सरकार अपनी एक ऐसी लिस्ट बनाती है, तो उस अयोग्यता वाली लिस्ट में डाल दिया जाएगा। दूसरी बार अगर एक बार आपने अपराध किया पहली बार, तो 3 वर्ष तक क्या हो जाएगा, आपका लाइसेंस अयोग्य हो जाओगे। आप गाड़ी आदि चलाने के लाइसेंस आपका वो पकड़ के रख लेंगी वहीं पे अपने पास, आपसे जमा करवा लेंगी, या चालान कट के आपका लाइसेंस अपने आप आ गया होगा। और अगर आपने दूसरी बार ऐसा किया, दूसरी बार ऐसा किया, तो दूसरी बार आपका लाइसेंस जब्त हो जाएगा, आपके लाइसेंस की अनुमति रद्द हो जाएगी हमेशा के लिए। समझ रहे मेरी बात? चलिए, तो धारा 19 में किसके पास अधिकार है, अथॉरिटी के पास या प्राधिकारी के पास। जबकि धारा 20 की बात आती है कि यदि व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध में न्यायालय के द्वारा दोष सिद्ध कर दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं? दोष सिद्ध। कोर्ट के द्वारा इस
अधिनियम से संबंधित किसी मामले में यदि व्यक्ति दोष सिद्ध कर दिए जाते हैं, उन्हें अपराधी मान लिया जाता है, उन पर अपराध सिद्ध हो जाता है, तो याद रखिएगा बच्चा, कौन डिस्क्वालीफाई कर सकता है? कोर्ट भी डिस्क्वालीफाई कर सकता है। लेकिन कोर्ट कब करेगा? कि जब न्यायालय, जब उस व्यक्ति को कन्विक्ट कर दिया गया हो, जब उस व्यक्ति पर दोष सिद्ध हो गया हो, जो इल्जाम लगा है वो इल्जाम सिद्ध हो गया हो। जैसे धारा 183, इसी की बता रहा हूं मैं, मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 183, तेज रफ्तार, जो तेज रफ्तार वाहन चलाते हैं तो उसमें पहले और दूसरे पर तो माफ कर देते हैं, पहले दूसरे पर रद्द नहीं करते अगर आप पहली बार पकड़े गए या दूसरी बार पकड़े गए। लेकिन अगर आप तीसरी बार तेज रफ्तार पकड़े गए तो आपके लाइसेंस को कोर्ट क्या कर सकता है? अयोग्य घोषित कर सकता है। धारा 183 के अंतर्गत तेज रफ्तार, आपने देखा होगा कि जो हाईवे आदि है वहां पर लिमिट लगी रहती है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा ना चलाएं, लिखा रहता है ना 80 kmph। आपकी गाड़ी 90 चल रही थी, एक बार रिकॉर्ड कर दिया कैमरों ने, माफ। आपकी गाड़ी 92 चल रही थी, एक बार कर दिया माफ। हालांकि चालान कर सकता है, लेकिन आपकी गाड़ी अगर तीसरी बार स्पीड को क्रॉस कर रही थी, तेज रफ्तार से चल रही थी और कोई हादसा आदि हो जाता है और मुकदमा कोर्ट में जाता है, धारा 183 भी आप पर लगती है और आप पर न्यायालय में क्या हो जाती है? दोष सिद्ध हो जाते हैं कि भाई आपकी तेज रफ्तार के कारण ये दुर्घटना हुई है। तो दुर्घटना होने पर जो दंड है वो तो अलग। अगर वो तेज रफ्तार आपने तीसरी बार की हो, आप न्यायालय में तीसरी बार आए हो, पहली बार 2 बार आए कोई बात नहीं, लेकिन तीसरी बार आए तब आपको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। धारा 132, इसी की धारा 132 क्या है कि कहीं पर कोई पुलिस अधिकारी अपनी वर्दी में होते हुए आपकी गाड़ी को रोकने का आदेश देता है। क्या देता है? रोकने का आदेश। आप वाहन नहीं रोकते तो उस समय भी आपके लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है। इसी तरह धारा 134, आप कहीं पर पकड़े जाते हो, किसी एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, आपसे वाहन के बारे में जानकारी मांगी जाती है, आप जानकारी देने से मना कर देते हो, तब भी। धारा 185, शराब पीकर वाहन चलाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं? शराब पीकर वाहन चलाते हैं। क्या चलाते हैं? शराब पीकर वाहन। तो याद रखिएगा, अगर शराब पीकर वाहन चलाया पकड़े गए और आप न्यायालय गए तो आप न्यायालय के द्वारा वाहन चलाने से आपको 6 महीने तक के लिए अधिकतम अयोग्य घोषित किया जा सकता है। भाई वो अयोग्य कैसे घोषित करेंगे? आपके ड्राइविंग लाइसेंस को अथॉरिटी के पास पहुंचा देंगे। जब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है नहीं, और यह बात पक्की है कि गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है नहीं, तो आप हो गए ना अयोग्य। तो शराब पीकर वाहन चलाने वाले मामले में, शराब पीकर वाहन चलाने वाले मामले में अधिकतम 6 महीने तक आपका लाइसेंस जब्त किया जा सकता है। और बाकी 132, 183 और 134 वाले मामलों में, इनमें अधिकतम 1 महीने के लिए, इनमें अधिकतम 1 महीने के लिए आपका लाइसेंस रद्द या लाइसेंस आप अयोग्य किए जा सकते हो। इसी तरह धारा 184, खतरनाक तरीके से मोटर यान चलाना, इसमें वो सब आ जाते हैं कि जब आप सिग्नल तोड़ते हो, सिग्नल आदि तोड़ते हो, तो खतरनाक तरीके से मोटर यान चलाना, याद रखिएगा, इसमें 5 साल तक के लिए आप वाहन चलाने से अयोग्य हो सकते हैं। लिख लीजिए स्टार लगाकर। अगर धारा 184 के अंतर्गत आप खतरनाक, तेज चलाना और खतरनाक चलाने में अंतर है, तेज चलाना और खतरनाक चलाने में अंतर है। यदि आप खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हैं, क्या करते हैं? खतरनाक तरीके से आप वाहन चलाते हैं, तो 5 साल तक अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं कोर्ट के द्वारा, और यह आप पर मुकदमा सिद्ध हो जाता है, यह दोष सिद्ध हो जाता है। जब भी आप पर कोई केस लगता है तो कहां जाता है? कोर्ट में जाता है, और कोर्ट आपको कन्विक्ट कर देती है। कन्विक्ट का अर्थ होता है आप पर दोष, जो भी आप पे आरोप लगाया गया था वो आरोप प्रूव हो जाता है, दोष सिद्ध हो जाता है, तो 5 साल तक के लिए आपको
आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है। धारा 189, धारा 189, यदि आप रेस कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, रेस, समझ रहे हो ना, रेस, और बिना सरकारी परमिशन के रेस, रेस मतलब अवैध। आपने देखा होगा स्टंट वगैरह दिखाते हैं लोग, एक दूसरे से रेस करते हैं और सरकार की परमिशन नहीं है, इलीगल रेस है। कैसी रेस है, इलीगल। तो धारा 189 इलीगल रेस से संबंधित है। 2 वर्ष तक के आपके लाइसेंस को अयोग्य अथॉरिटी में जमा कराया जा सकता है। 2 साल तक आप कोई और वाहन नहीं चला सकते। धारा 192, यदि आप बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन चलाते हो, जैसे आप जानते हो कि 1 महीने तक का टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मिलता है। 1 महीने तक का क्या मिलता है, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन। जो आपने देखा होगा उल्टा सीधा नंबर होता है जब आपकी गाड़ी शोरूम से आती है, और 1 महीने के अंदर आपको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन लेना होता है। तो अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ी चलाते हो तो किसके अंतर्गत अपराध होता है, मोटर यान अधिनियम की धारा 192 के अंतर्गत। तो इसमें भी आपको 2 साल तक अयोग्य किया जा सकता है। 2 साल तक अयोग्य। तो सबसे ज्यादा किसमें, 5 साल जब आप खतरनाक चलाते हो, बाकी रेस करते हो बिना रजिस्ट्रेशन के 2 साल। यदि आप शराब पीकर चलाते हो तो मैक्सिमम 6 महीने तक, वाहन के बारे में जानकारी नहीं देते या वाहन को नहीं रोकते तो 1 महीने तक, 1 महीने तक। 192 में अधिकतम 2 साल तक। 189 रेस में भी 192 बनता है बिना रजिस्ट्रेशन का, 189 बनता है कि आप रेस कर रहे हो। 184 खतरनाक ड्राइविंग कर रहे हो। क्या कर रहे हो, खतरनाक ड्राइविंग। तो धारा 20 जो है ये कोर्ट से संबंधित है, और धारा 19 ये अथॉरिटी से संबंधित है। किससे संबंधित है, अथॉरिटी। अब आ जाता है धारा 8। आप जो कह रहे थे कि धारा 8 समझ में नहीं आया, बेटी अगर आपको लर्निंग लाइसेंस चाहिए, क्या चाहिए, लर्निंग लाइसेंस, तो आप धारा 8 के अंतर्गत अप्लाई करते हो। क्या करते हो, अप्लाई करते हो। अप्लाई कहां करोगे, उस राज्य में करोगे, उस स्थान पर करोगे जहां पर आप मामूली तौर पर रह रहे हो या आपका कारोबार आदि हो, या ऐसा सोचो कि जहां पे आपको ज्यादा दिन तक रहना पड़ता है, जहां आप ज्यादा वाहन चलाते हो, वहां पर अप्लाई करोगे। या आप उस राज्य में अप्लाई करोगे जहां पर वो स्कूल है, ड्राइविंग स्कूल, जहां से आप सीखना चाहते हो, क्योंकि वो लोग भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में मदद करते हैं। तीसरी बात, यदि आपने अप्लाई कर दिया, फिर अथॉरिटी चेक करेगी। अगर सब कुछ हुआ सही, आपकी सारी योग्यता, आपकी उम्र भी पूरी है, आप अपराधी आदि भी नहीं हो, तो आपको लाइसेंस दे दिया जाएगा। लेकिन यदि आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल, किसी परिवहन वाहन के लिए लाइसेंस चाहते हैं, माल ढुलाई करने के लिए, ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, कैब ड्राइवर आदि, जिसमें भी आप परिवहन वाहन के लिए अगर आप चाहते हैं, तो इसके लिए आपको चिकित्सा प्रमाण पत्र भी देना होता है। बाकी सारी जितनी भी योग्यताएं हैं वो तो है ही हैं, आपको चिकित्सा प्रमाण पत्र भी देना होता है। समझ रहे मेरी बात। अब कहोगे बाकी योग्यताएं कैसे, कि जो भी इस अधिनियम में दे रखी हैं, जैसे 20 वर्ष तक की उम्र और हल्के वाहन चलाने का आपके पास कम से कम 1 साल पुराना डीएल हो। हल्के वाहन चलाने का 1 साल पुराना डीएल, तब आपको परिवहन वाहन चलाने का लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। क्या मिलता है, लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस। चलिए, क्लियर है मेरी बात। यह है धारा 8। कुछ क्वेश्चन करा देता हूं आपको थोड़े से, और थोड़ी चीजें समझ में आ जाएंगी। ज्यादा डीपली इसको मत लेना, एकदम बिल्कुल रटने वाले तरीके से इसको नहीं पकड़ना है आपको। इसको बहुत ही सिंपल वे में लेके पकड़ना है, एकदम बहुत ही सिंपल, आराम से, कि जैसे बिल्कुल बहुत अच्छी चीज है कि भाई हमें ड्राइविंग लाइसेंस कम मिलता है। इसमें नॉर्मल सी बातें, जो एक व्यक्ति, सही व्यक्ति होता है, जिसको कोई परेशानी नहीं होती, उस व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है। तो हो गए, तो फिर क्या, तो इसमें नहीं है फिर कोई क्वेश्चन, चाहे इतने क्वेश्चन थे। जैसे आ जाता है शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति किस धारा के अंतर्गत दी जाती है।
ड्राइविंग लाइसेंस किस धारा के अंतर्गत दिया जाता है? ड्राइविंग लाइसेंस किस धारा के अंतर्गत दिया जाता है? ड्राइविंग लाइसेंस किस धारा के अंतर्गत? तो धारा 5 में देखोगे तो जो मां बाप होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि कोई बच्चा जिसकी उम्र नहीं है वाहन चलाने की, वो उनका वाहन ना चलाए। अगर वो चलाएगा तो ये लोग जिम्मेदार होते हैं। धारा 7 की बात करें तो धारा 7 में अगर आप परिवहन वाहन चलाना चाहते हैं, परिवहन वाहन चलाने के लिए आप लर्निंग डीएल लेना चाहते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है कि कम से कम 1 साल लर्निंग मोटर व्हीकल चलाने का डीएल आपके पास होना चाहिए। लर्निंग मोटर व्हीकल चलाने वाला डीएल कम से कम 1 साल पुराना आपके पास होना चाहिए। क्लियर है? और धारा 8 में आपको लर्निंग लाइसेंस दिया जाता है। धारा 8 के अंतर्गत क्या दिया जाता है? लर्निंग लाइसेंस दिया जाता है धारा 8 के अंतर्गत। तो धारा 7 में क्या है? परिवहन वाहन चलाने के लिए यदि आपको लर्निंग डीएल चाहिए तो वो किस में है? उसके लिए एक शर्त इन्होंने दी कि आपके पास हल्के वाहन चलाने का लाइसेंस अर्थात 7500 किलो के वाहन चलाने का, वो भी व्यक्तिगत प्रयोग कर रहे हो आप, ना कि लोगों की या माल की ढुलाई कर रहे हो, तो 7500 केजी तक के वाहन चलाने का डीएल कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हो। और ये जो डीएल होते हैं, लर्निंग तो वैसे, और इस प्रकार के जो मुख्य डीएल होते हैं, लर्निंग डीएल आपको धारा 8 के अंतर्गत दिए जाएंगे। याद रखिएगा, किसके अंतर्गत? धारा 8 के अंतर्गत। लेकिन जो बाकी डीएल होते हैं, क्या होते हैं? जो आपके बाकी डीएल होते हैं वो धारा 9 के अंतर्गत दिए जाते हैं। किसके अंतर्गत? धारा 9 के अंतर्गत। इसमें मुख्य ड्राइविंग लाइसेंस का, इसमें रिन्यू भी होते हैं और इसमें इश्यू भी होते हैं। समझ रहे मेरी बात? धारा 9 के अंतर्गत। और इसमें आपको याद हो कि धारा 9 के पॉइंट नंबर 3 में वो परीक्षण भी कर सकता है, टेस्ट भी करा के देख सकता है कि कहीं आपको गाड़ी चलानी आती है या गाड़ी चलानी नहीं आती, गाड़ी चलानी आती है या गाड़ी चलानी नहीं आती। धारा 12 में क्या दिए हुए हैं जरा बताओ? धारा 12 किससे संबंधित है? धारा 14 किससे संबंधित है? धारा 12 किससे संबंधित है? धारा 14 किससे संबंधित है? धारा 12, धारा 14, धारा 19 और धारा 20, धारा 19 और धारा 20, धारा 19 और धारा 20, धारा 183 किससे संबंधित है? धारा 184 किससे संबंधित है? धारा 185 किससे संबंधित है? धारा 189 किससे संबंधित है? धारा 192 किससे संबंधित है? थोड़ी थोड़ी चीजें मैंने आपको लिखाई हैं। धारा 192 किससे संबंधित है? 183, 184, 185, 189, 192। छोटी छोटी चीजें याद हो जाएंगी। बताइए। धारा 12 का, कक्षा 12 तक आप विद्यालय में पढ़ते हो ना यार, कक्षा 12 तक आप विद्यालय में तो पढ़ते हो स्कूल में। यहां पर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की बात हो रही है, ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल। धारा 14 में मियाद की बात होती है। मियाद की कितनी कैटेगरी है? 4 कैटेगरी। थोड़ा थोड़ा बताइए, ड्राइविंग लाइसेंस की मियाद की कैटेगरी बताइए। ड्राइविंग लाइसेंस की मियाद की कैटेगरी। धारा 19 जो अथॉरिटी होती है, जिसको हम आरटीओ बोलते हैं, आरटीओ बोलते हैं ना अथॉरिटी, तो आरटीओ किस किस को अयोग्य कर सकती है और कब वो डीएल को निश्चित कर सकती है? पहली बार में 3 महीने के लिए, पहली बार में 3 महीने के लिए और दूसरी बार में हमेशा के लिए। धारा 20 ये जो न्यायालय होता है, क्या होता है? न्यायालय, कोर्ट। यदि कोई किसी मुकदमे में, इनमें से किसी धारा के अंतर्गत किसी मुकदमे में कोई व्यक्ति फंस जाता है तो उसके डीएल पे खतरा आ जाता है, उसके डीएल को न्यायालय निरस्त कर सकते हैं। अगर हम मियाद की कैटेगरी की बात करेंगे, बोला मैं रिवाइज करा दूंगा, यदि हम
मियाद की कैटेगरी की बात करें तो लर्निंग लाइसेंस की मियाद क्या होती है बताओ? लर्निंग लाइसेंस की मियाद क्या होती है? लर्निंग लाइसेंस, ये बताइए कि जो परिवहन लाइसेंस होता है, ट्रांसपोर्ट, इसकी मियाद क्या होती है? जो खतरनाक सामान को ढुलाई करने वाला लाइसेंस होता है, इसकी मियाद क्या होती है? अन्य में बात करें तो यदि कोई व्यक्ति 30 वर्ष से कम आयु का है, 30 वर्ष से कम आयु का, कोई व्यक्ति 30 से 50 वर्ष तक की आयु का है, कोई व्यक्ति 50 से 55 वर्ष तक की आयु का है, और कोई व्यक्ति 55 वर्ष से भी ऊपर की आयु का है, तो उसकी मियाद बताइए कि उसके लिए लाइसेंस की मियाद क्या होगी? उसके लिए लाइसेंस की मियाद क्या होगी? धारा जब भी 183 की बात आती है, जब भी धारा 183 की बात आती है तेज रफ्तार, जब भी धारा 184 की बात आती है खतरनाक तरीके से, धारा 185 की बात आती है शराबी, धारा 189 की बात आती है रेस, और धारा 192 की बात आती है तो बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन। धारा 192 में बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन 2 साल तक अयोग्य हो सकते हो। यहां पे सजा की बात नहीं हो रही, सजा जेल जाने वाली और जुर्माना तो अलग है, ये तो लाइसेंस अयोग्यता की बात है। 189 में भी 2 साल, 185 में शराब वाले में 6 महीने तक लाइसेंस रद्द हो सकता है। धारा 184 खतरनाक, इसमें सबसे ज्यादा 5 साल तक का। धारा 183 जब हम लोग तेज चलाते हैं तो पहला दूसरा अपराध माफ होता है, तीसरे में हमारा लाइसेंस रद्द हो जाता है। और 132 134 उनमें भी हमारा लाइसेंस 1 महीने के लिए रद्द होता है। तो धारा 183 तेज रफ्तार, 184 खतरनाक ड्राइविंग, 185 शराब, 189 रेस, 192 बिना रजिस्ट्रेशन के, 12 में विद्यालय, 7 में धारा 8 में लर्निंग, और 7 में कि जो परिवहन वाहन वाला व्यक्ति होगा अगर उसको लर्निंग लाइसेंस चाहिए तो उसके लिए उसके पास 1 साल तक का LMV का होना चाहिए, सिर्फ ई गाड़ी और ई रिक्शा को छोड़कर, ई गाड़ी और ई रिक्शा को छोड़कर। धारा 14 में मियाद, तो 30 वर्ष तक की आयु वाले, कम आयु वाले व्यक्ति को 40 वर्ष तक वो चला सकता है, 30 से 50 वाले का सिर्फ 10 वर्ष, 50 से 55 की 60 वर्ष, और 55 से ऊपर उसकी मियाद कितनी होती है? 5 साल होती है। इस तरह आपका रिवीजन भी हो गया। 1-2 बार खुद से करोगे लिख लिख कर, भाई इसमें तुम कहो कि मैं तुम्हें सब कुछ करा दूं तो मेरी बात सुनो, इसमें मैथ और वो तो है नहीं, ये कानून है, कानून में कुछ ना कुछ दंड होते हैं, कुछ ना कुछ प्रावधान होते हैं। लैंग्वेज बहुत ही कठिन होती है, परिभाषा, तो भाषा को मैं आसान कर देता हूं। अगर आप हाथ पैर छोड़ोगे, हार मानोगे तो कुछ नहीं, लेकिन अगर आप इसे ऐसा सोचोगे कि मैं डेली, जैसे अब आपके पास आधा घंटा बचा, 20 मिनट बची इस क्लास के समय में, खटाक से लिख लिख के देखो 2-2 3-3 बार। पहली बार 7 से आज जो मैंने 20 तक कराई हैं उन्हें लिख के देखो, फिर जो कल कराई थी उन्हें लिख के देखो कि भाई 14 अक्टूबर 1988 को लागू, मतलब इस पर साइन किए, 1 जुलाई 1989 से लागू हुआ, 14 अध्याय होते हैं, इतनी धाराएं होती हैं, पहली में ये है कब से लागू हुआ, पूरे भारत पे लागू हुआ, धारा 2 में क्या है, धारा 3 में क्या है, ई रिक्शा ई गाड़ी कब जोड़े गए कि 7 जनवरी 2015 को जोड़े गए। ई गाड़ी का मतलब क्या होता है? 3 पहिए की 4000 वॉट की बैटरी तक। तो इस तरीके से आपको दिमाग में 3 नंबर धारा से लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, 4 नंबर में उम्र बता रखी है, 5-6 नंबर से मतलब नहीं, 7 नंबर में परिवहन वाहन के लिए 1 साल का LMV DL, 8 नंबर में लर्निंग लाइसेंस, 9 नंबर में नॉर्मल DL, 12 नंबर में विद्यालय, 14 नंबर में आ जाती है मियाद, 19 में आ जाती है अथॉरिटी के द्वारा अयोग्यता, और 20 में आ जाती है न्यायालय के द्वारा अयोग्यता। छोटी छोटी चीजें सर ने और बताई थी। 183 तेज रफ्तार, 184 खतरनाक ड्राइविंग, 185 शराब, 189 रेस, 192 बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन। हो गया क्लियर? 4 बार लिख के देखो, मुझसे ज्यादा आ जाएगा। करना पड़ता है जीवन में, ऐसे नहीं है सब ऐसे मिल जाए, पेपर में जरूर आएगा, ये भी चैलेंज है। पेपर तो मैं जब एनालिसिस करूंगा, जब आंसर की आएगी, एक एक क्वेश्चन नोट से दिखाऊंगा। चैलेंज हर एक सब्जेक्ट का। तो जिसने भी अभी निश्चय बैच नहीं लिया, सभी ले लीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपको बहुत फायदा मिलेगा उस बैच का, निश्चय बैच का।
चलिए फिर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कल फिर से मुलाकात होगी, थोड़े से क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा से इसको आगे बढ़ाएंगे आराम से। हमारे पास समय, कम पढ़ेंगे लेकिन रिवीजन ज्यादा करेंगे, कम पढ़ेंगे लेकिन रिवीजन ज्यादा करेंगे। समझ में आ रही है? कौन कौन मुझे कमेंट करके जरूर बता दिया करो क्लास के बारे में, थोड़ा समझ में आ जाता है। जो चीज कम समझ में आए उसको बार बार लिखो, कैसे नहीं आएगी। थैंक यू बच्चा।